एवरीवन, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी वो चार काले मोती अंतिम भाग। अब तक आपने पढ़ा कि दिन हो या रात, अमन और छोटी एक दूसरे को पाने की जदोजहद में लगातार रहने लगे थे। छोटी के लिए अपनी दीदी का कोई मोल नहीं था और वैसे ही अमन के लिए भी अपनी पत्नी अब मूल्यवान नहीं रही थी। लेकिन साक्षी के लिए दोनों रिश्तों का मूल्य था, उसके लिए दोनों अभी भी अमूल्य थे। अब आगे। साक्षी पहले ही छोटी से इस संबंध में एक बार बात कर चुकी थी और उसे बातों ही बातों में उसने समझा दिया था कि उसे इस नाजायज रिश्ते की भनक भी लग चुकी है। लेकिन बावजूद इसके छोटी और अमन के रिश्तों की गर्माहट में कमी नहीं आ रही थी। वो यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि छोटी ने इस बारे में अमन को सारी बातों से अवगत भी करा दिया होगा। इसके बाद भी अमन का अपनी साली के गदराए शरीर के प्रति आकर्षण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साक्षी समझदार थी, उसने अमन से व्यक्तिगत तौर पर इस संबंध में बात करना बेकार ही समझा और अपने माता पिता से छोटी की शादी की बात चलाने की कोशिश की। बापू, अब छोटी 18 सावन देख चुकी है, क्यों ना हम लोग उसकी शादी की भी चिंता करें। साक्षी ने पिता के समक्ष छोटी की शादी की बात रखनी चाहिए। हाँ बेटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी छोटी के भी हाथ पीले कर दूँ और गंगा नहा लूँ, लेकिन मेरी निगाह में कोई लड़का है भी तो नहीं। पिता ने साक्षी की हाँ में हाँ मिलाई। कोई बात नहीं बापू, आप एक बार छोटी से बात तो कर ले और यदि उसकी हाँ है तो मैं लड़का देखना चालू करूं। ठीक है बेटा, मैं आज ही बात करता हूं। पिता ने बेटी को आश्वस्त किया। बापू, आपको मेरी शादी की बड़ी जल्दी है। दीदी की शादी तो आपने 22 साल के बाद की थी, तो इस हिसाब से मेरे भी तो कम से कम 4 साल बाकी हैं। मैं उसके बाद ही शादी करूंगी। छोटी ने पिता के द्वारा शादी की बात चलाने पर प्रतिकार किया। बेटा, वो समय दूसरा था, मेरी नौकरी थी, पर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब कितने दिन हम लोग रहेंगे? जल्दी से जल्दी तुम्हारे हाथ पीले हो जाएं, तो बेटा हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। बेटी की आंखों में आंखें डाल पिता ने जोर देकर कहा। लेकिन बापू, छोटी ने बात काटनी चाहिए। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, कुछ हमारी परिस्थितियों का भी ख्याल करो। बापू, मुझे सोचने का वक्त दो। छोटी ने पिता के दबाव में आकर स्वयं को हल्का करने के लिए कुछ वक्त की मांग की। ठीक है बेटा, इसमें इतनी जल्दी वाली कोई बात नहीं है। तुम 2-3 दिन आराम से सोच लो और जैसा तुम्हारे दिल में हो मुझे उससे अवगत करा दो, ताकि मैं तुम्हारे जीजा जी की तरह ही एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारे हाथ पीले करवा दूं। जीजा जी कौन से बुरे हैं? छोटी मन ही मन बुदबुदाई। अगले दिन छोटी ने अमन को फोन पर सारी बातें बता दी। उसे स्पष्ट कर दिया कि पिताजी मेरी शादी की बात कर रहे हैं और अगर एक बार मेरी शादी हो गई तो आपके साथ जो प्रेम संबंध है वह सदा के लिए टूट सकता है। अमन एकदम से आक्रोशित हो गया। उसका रिएक्शन तो ऐसा था मानो कोई उसकी अपनी पत्नी की शादी की बात कर रहा हो। वो भूल रहा था कि आखिर छोटी की शादी भी तो होनी ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन अमन को कौन समझाए? उसे तो घर के अंदर माल और बाहर बढ़िया मलाई मिल रही थी और वो समय समय पर दोनों पर ही हाथ साफ करता रहा था। अतः उसका गुस्सा स्वाभाविक ही था। वो समय समय पर मन मर्जी से छोटी का इस्तेमाल करने लगा था। उसे एक ऐसा मखमली बदन मिला था जिसे वह कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता था। भला वह ऐसा क्यों चाहता कि छोटी की शादी हो, वो भी इतनी जल्दी? इसीलिए वह बिलबिला उठा। उसने छोटी को समझाया कि तुम्हें 3-4 साल तक शादी नहीं करनी है, यानी अपनी शादी को टाल दो कैसे भी। पिताजी से कह दो मुझे पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगी। और तुम्हें अगर आगे कुछ भी करना है तो मुझे बता दो, मैं उसका फॉर्म वगैरह ले आऊँगा और फीस वीस की चिंता मत करना, मैं हूँ उसके लिए। तुम बस मना कर देना। पढ़ाई की आड़ में तुम्हारे 2-3 साल आराम से निकल जाएंगे और तुम्हारे हमारे बीच जो प्रेम संबंध है वो भी 3-4 सालों में और प्रबल हो जाएगा। बाद में तो तुम्हें अपने घर जाना ही है। और क्या जीजू? साली ने कौतूहलवश पूछा। और हमारा रिश्ता तब तक इतना प्रबल हो जाएगा कि शादी का कोई भी बंधन उसे नहीं तोड़ पाएगा। शादी के बाद भी तुम मेरी ही रहोगी ना? छोटी ने हाँ में उत्तर दिया और फोन काट दिया। साली ने वैसा ही किया। तीसरे दिन उसने अपने बापू से बड़े ही मजबूत तरीके से यह बात रखी कि मुझे अभी आगे की पढ़ाई करनी है और मैंने जीजा जी से पढ़ाई के फॉर्म वगैरह मंगवा लिए हैं।
अब कम से कम आपको 3 साल तक मेरी शादी की बात नहीं करनी है। लेकिन पिता तो पिता होता है। शायद वह साक्षी की आंखों में उसका असमंजस पड़ चुका था। उम्र के इस पड़ाव में उसकी आंखें वो सब कुछ पढ़ने में सक्षम थी जो उनकी बेटियों के हित में था। पिता ने जोर दे करके छोटी को शादी के लिए हाँ करने की जिद की और वादा किया कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो वो उसकी शादी उसी लड़के से करेंगे जो शादी के बाद भी उसकी पढ़ाई को जारी रखेगा। अब छोटी का यहाँ पर मना करने का कोई उचित बहाना नहीं था। उसने फिर से कुछ वक्त की मोहलत मांगनी चाहिए, जिसे पिता ने सिरे से ही टाल दिया। छोटी, तुम पूरी तरह से मन बना लो, क्योंकि शादी तो अब करनी ही है, चाहे खुश होकर या। पिता ने एक तरफा बयान सुना दिया। छोटी अब मजबूर थी। पढ़ाई की बात पिता मान ही चुके थे, अब शादी की बात छोटी को माननी थी। उसे मन मारकर पिता की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। लेकिन फौरन उसने रात में ही सारी बातें अमन को भी बता दी कि अब पिताजी मेरी शादी करने पर उतारू हैं और शायद आपके कंधों पर ही यह जिम्मेदारी भी डालेंगे। लड़का देखने से लेकर आगे की सारी कार्यवाही आप पर ही आनी है। जो कुछ करना है अब आपने ही करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब अगर हमारे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा करिए कि हमारा रिश्ता सदा के लिए ही कायम रह सके। मैं कहीं भी रहूं, आपकी पहुंच में ही रहूं, किसी और की भी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन बाहों का सहारा मुझे आपका ही मिलता रहे। मांग मेरी भले ही कोई और ही भरे, लेकिन मेरा शरीर आपके लिए सदा समर्पित हो सके। मैं सदा आपकी रहूं, कुछ ऐसा करना है आपने। छोटी ने अमन को भावुक कर दिया। मैं कोशिश करता हूँ, अमन ने छोटी को आश्वस्त किया। रात भर अमन को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वो बेचैन होकर पानी के घूंट भर रहा था। सोच रहा था कि अगर छोटी की शादी कहीं और हो गई तो उसके हाथ की मलाई हाथों से फिसल जाएगी। लेकिन अमन ऐसा नहीं होने देना चाहता था। उसने बहुत सोचा, रात भर सोचा। यकायक उसके दिमाग में उसका एक पुराना मित्र घर कर गया। बहुत ही विश्वास पात्र मित्र था वह उसका। काफ़ी एहसान भी थे अमन के उस पर। शायद ये ही ठीक रहेगा। शादी होने के बावजूद भी छोटी से मिलने मिलाने के लिए उसे कुछ भी सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होगी। और सौभाग्य से मित्र भी इसी शहर में था, तो अब सोचने समझने की कोई बात ही नहीं थी। शादी भी हो जाएगी और छोटी उसकी बाहों में भी रहेगी। अब उसे थोड़ा चैन था। आखिरी घूंट पानी का ख़त्म करके अमन सोने चला गया। अगले दिन वह अपने ससुर जी से मिला। मैंने सुना है कि आप छोटी की शादी करना चाहती हैं, अमन अनजान बन ससुर जी से पूछता है। हाँ दामाद जी, मैं आपसे बात करने ही वाला था इस संबंध में। रिटायरमेंट वाला आदमी हूँ। जल्दी से जल्दी बेटी का ब्याह हो जाए तो मेरी ये आखिरी जिम्मेदारी भी खत्म हो। अगर कोई लड़का हो आपकी निगाह में तो ज़रूर बात चलाइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप ही की तरह का कोई सुशील और होनहार प्यार करने वाला नौजवान मिल जाए, तो फिर और क्या चाहिए। ससुर ने अमन से कहा। क्यों नहीं, छोटी पर मेरा भी तो कोई हक है। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकूँ। एक मित्र है मेरा प्राइवेट कंपनी में, और उसकी शादी भी नहीं हुई है शायद। अभी लगभग 23 साल का ही होगा। जोड़ी बिल्कुल फिट बैठेगी। अगर आप कहें तो मैं उससे बात चलाऊं। अमन ने बात रखी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पिता ने आश्वस्त होकर कहा। अमन ने अगले दिन ही अपने मित्र मोहन से शादी के बारे में बात की, और बातों ही बातों में वह जान गया कि मोहन अभी कंवारा है और शादी के लिए प्रयासरत भी है। अमन ने बातों ही बातों में अपने दिल की बात उसके सामने रखी और मोहन को अपनी साली की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो में साली की खूबसूरती चरम पर थी। भरा पूरा कसा हुआ बदन, आँखों से टपकती हया और होठों से छलकता जाम। छोटी अपनी जवानी के भरपूर उन्माद में थी। होती भी क्यों नहीं, जीजा जी ने उसे पूरा सहयोग जो दिया था। फोटो देखते ही मोहन ने हाँ कर दी और बड़ी ही रस्मों रिवाजों से मोहन और छोटी की शादी तय कर दी गई। पूरे 2 महीने का वक्त मिला था अमन को शादी की तैयारियों के साथ ही अपनी रंग रलियों को मनाने का भी। अब तो दोनों स्वतंत्र घूमते थे, क्योंकि शादी की सारी खरीदारी जीजा जी के हाथों में थी और खरीद की पसंद छोटी की। अतः कहीं भी जाना होता दोनों साथ जाते, सामान वगैरह खरीदते, रेस्टोरेंट में खाते, दोपहर में होटल के बंद कमरों में एक हो जाते। साथ ही शादी के बाद इस रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा भी करते।
अब अमन पूरी तरह से अपने फेंके गए पासे से आश्वस्त था कि ये संगमरमरी बदन उसकी पहुंच से दूर नहीं होगा, कभी नहीं। उधर साक्षी सब कुछ जानती थी, लेकिन एक समझदार औरत की ही भांति वो चुपचाप 2 महीने निकलने का इंतजार कर रही थी। उसे विश्वास था कि 2 महीने के बाद छोटी के ससुराल जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका अमन पूरी तरह से उसके पास ही लौट आएगा। आज शादी का दिन बड़ी ही धूमधाम से बारात आई। स्वागत हुआ, फेरे हुए, मांग भरी गई और फिर पहना दिया गया मंगलसूत्र, 4 काले मोतियों वाला। विश्वास नहीं होता जो छोटी शादी के दिन भी पूरी तरह से सज सवर अपने दूल्हे का इंतजार ना करके अपने जीजा जी का इंतजार कर रही हो, और शादी के दिन भी उसके साथ ये कहकर हम बिस्तर हो रही हो कि आगे तुमसे कितनी मुलाकातें भाग्य में लिखी हैं पता नहीं। उस छोटी से उस मंगलसूत्र का भार सहन नहीं हो रहा था। वो अंदर से जाने क्यों तड़प सी रही थी। क्या ये गलानी थी एक मंगलसूत्र पहनने मात्र से? छोटी सोचती थी कि सुहाग रात में कैसे वो किसी पराये मर्द की बाहों को स्वीकार कर पाएगी, कैसे वो किसी और को बेइंतहा प्यार दे पाएगी, वो किसी और को अपना भी पाएगी या नहीं। लेकिन आज वाकई उसकी सुहाग रात थी और मर्द भी कोई और ही था। आलिंगन भी नया था, माथे को चूमने वाले होठ भी अनजान ही थे, लेकिन उसका मन आज शांत था। ना कोई बेचैनी, ना कोई तड़प। एक पल के लिए भी उसके सपनों में आज अमन नहीं था, लेकिन अमन अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा मरा सा जा रहा था। छोटी को दूसरे की बाहों में सोच सोच कर ही उसकी जान निकली जा रही थी। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि छोटी इतनी जल्दी उसकी जिंदगी से निकल जाएगी। फिर भी थोड़ा सा सुकून उसे इस बात का भी था कि 4-5 दिन में ही समय निकाल वो छोटी से मिलने जरूर जाएगा और अपनी पिपासा शांत करेगा। 4 दिन बाद ही अमन ने मोहन को फ़ोन किया और घर गृहस्थी के बारे में जानकारी ली। उसने छोटी के बारे में भी पूछा। बात ही बात में उसे पता चला कि मोहन कल शहर में नहीं है। छोटी पूरे दिन घर पर अकेली ही मिलेगी। बस फिर क्या था, अमन ने छोटी से मिलने का प्रोग्राम बना लिया। उसने छोटी से फ़ोन पे बात तक नहीं की, क्योंकि वह अगले दिन उसे एक मीठा सा सरप्राइज देना चाहता था। अगले दिन अमन सज धज के छोटी के दरवाजे पर पहुंचता है। होले से दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से छोटी की आवाज़ आती है। कौन है? अमन बड़े प्यार और शालीनता से कहता है, तुम्हारा आशिक। छोटी दोबारा पूछती है, कौन है? अमन एक बार फिर से बड़े ही प्रेम से कहता है, छोटी मैं तुम्हारा जीजा, तुम्हारा दीवाना। छोटी होले से दरवाज़ा खोलती है और अपना सर दरवाजे से बाहर निकालती है। सर पर पल्लू, एक बड़ी सी बिंदियाँ, आंखों में मस्कारा, सुर्ख लाल होठ और बालों की कतरन चेहरे के ऊपर। छोटी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन पगला सा गया। उसने झट छोटी का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? छोटी ने एक झटके के साथ अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। अमन को छोटी से इस तरह के व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। उसे एक झटका सा लगा। एक पल को अमन दरवाजे से पीछे हो गया। क्या बात है छोटी, इतनी जल्दी भूल गई? छोटी ने सर पर पल्लू रखते हुए कहा, जीजा जी अब नहीं, अब बस। कभी आप मेरे दीवाने थे, शायद मैं भी आपकी, लेकिन अब नहीं। शायद तब मेरे पास मांग के सिंदूर की ताकत नहीं थी, मेरे पास मंगलसूत्र का पवित्र बंधन नहीं था, लेकिन आज है। अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसकी इजाज़त ये मंगलसूत्र नहीं देता है। कल मैं सिर्फ आपसे ही बंधी थी, लेकिन आज मैं मोहन के साथ ही साथ मंगलसूत्र के इन 4 काले मोतियों से भी बंधी हूँ। तुम्हारा और मोहन का बंधन कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन इन मोतियों का नहीं। इतना कहते ही छोटी ने मंगलसूत्र के दोनों दानों को अपनी हथेली में रख अमन के आगे कर दिया। अमन अब निशब्द था। उसने गहरी सी सांस ली और उल्टे पांव वो लौट चला उस घर की तरफ जहां 2 काले दाने उसका ही इंतजार कर रहे थे। आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। साथ ही अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।